बारे में जिसको हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है, थोड़ा सहयोग करें, जिससे क्या है हमारा और मन लगे, और जब हमारा मन लगेगा तो हम और अच्छा कंटेंट लाएंगे। अभी तो फ़िलहाल ये है, ये आपको एग्ज़ाम में सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। आपको पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, जो जो चीज़ टिक करता जाऊँ, जो जो बताता जाऊँ, सिर्फ वही पढ़ना है। तो हम लोग देखने वाले हैं, स्टार्टिंग करते हैं पहले चैप्टर की, जिसका क्या नाम है, क्या, कब और कहाँ, कैसे, मतलब क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, कहाँ कहाँ हुआ और कैसे कैसे क्या चीज़ें घटित हुई, उनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि आरंभ में मानव की खोज, ठीक। फिर देखें आरंभ जो थी, आरंभिक मानव की खोजें कैसी थी, कि खोज में क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, ठीक। फिर आता है भोजन, कैसे संग्रह करते थे, कैसा एक मतलब कैसे हम भोजन को उत्पादन करते थे, कैसे उसको इकट्ठा करके रखते थे। फिर देखेंगे आरंभ में मतलब मानवों ने आरंभ में घर कैसे बनाए, नगर कैसे बनाए, ठीक है। फिर किताबें और कब्रें जो हमें क्या क्या बताती हैं। फिर राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य क्या हुआ करता था, इसके बारे में चर्चा होगी, ठीक। फिर नए प्रश्न, नए विचार आएंगे। फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध को त्याग दिया, ठीक है। तो युद्ध को त्यागा, क्यों त्यागा, इसके पीछे के कारण को समझेंगे कि आखिरकार अशोक ने युद्ध को क्यों त्यागा। जो हमें किताबों में बताया जाता है वो कितना ठीक है, हकीकत में क्या हो सकता है, इन चीज़ों पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। फिर क्या है, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, ठीक। समृद्ध जो शहर है, क्या वो गांव के मुकाबले खुशहाल है, नहीं है। तो फिर यहीं से क्वेश्चन क्या बनेगा कि गांव में जो ठंडक होती है वो ज़्यादा रहती है गर्मियों के दिन में शहर की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि शहर में क्या है, कंक्रीट के घर बने हैं, ठीक है, रोड वगैरह है, क्या क्या रीजन है, काली रोड थी, काली रोड से ये सफ़ेद रोड क्यों होने लगी, मतलब पहले की तुलना में कम काली रोड होती थी, क्या रीजन रहा ये भी जानेंगे, ठीक। वो अपना क्या नाम है, भूगोल का थोड़ा सेशन में आ जाता है, लेकिन बता देंगे, ठीक। फिर क्या व्यापारी थे, क्या तीर्थ यात्री हुए, ठीक, कैसे नए साम्राज्य और राज्य बने। फिर इमारतें, चित्रों, किताबों का क्या महत्व, ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहला हमारा चैप्टर अध्याय 1 क्या है, क्या, कब और कहाँ, कैसे। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या नाम है, रसीदा नाम की एक लड़की जो सवाल क्या पूछती है। रसीदा बैठी बैठी क्या कर रही थी, अखबार पढ़ रही थी, ठीक है। तो जब वो अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह क्या पड़ी, एक सुर्खी पर पड़ती, मतलब एक लाइन थी उस पर पड़ी। तो उसमें क्या था, 100 साल पहले, मतलब आज से ठीक 100 साल पहले वो सोचने लगी यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। तो मतलब उसके मन में एक सवाल आया कि कोई ऐसा कैसे जान सकता है कि आज से 100 वर्ष पहले क्या हुआ था। तो बात क्या थी, हम कैसे पता लगाएंगे कि आज से 100 वर्ष पहले क्या हुआ था, 1000 वर्ष पहले क्या हुआ था, कौन सी सभ्यता निवास करती थी, क्या नगरीय प्रणाली थी, क्या क्या चीज़ें थी, इनके बारे में हम लोग कैसे जानेंगे, ठीक है। तो उसका ये क्वेश्चन था कि कैसे क्या हुआ, ये चीज़ें कैसे ये लोग बता देते हैं। तो उसका क्वेश्चन था, उसी मतलब रसीदा के क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो इसमें क्या दिया गया है, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, रेडियो सुन सकते हो। हमारी बात को समझना, एक टाइम पीरियड की बात हो रही है कि अगर कल क्या हुआ था, आज की घटना, कल की घटना, ठीक। तो ये चीज़ें हम किनसे जानेंगे, हम लोग क्या नाम, रेडियो सुन सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, ठीक। इनसे जान सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, कि पिछले साल क्या हुआ था, ये भी जान जाएंगे। लेकिन जो थोड़ा टाइम बढ़ता जाता है, जैसे हमारे जो सामने हुआ हो वो तो हम बता सकते हैं, लेकिन बता कब सकते हैं, जब वो हमारी याद में, अर्थात हमारी स्मृति में समाया हुआ। तो हम कह सकते हैं आज से 20 साल पहले यहाँ पे एक बरगद का पेड़ हुआ करता था, ठीक, जिस पे क्या करते थे, बच्चा झूला झूलते थे। फिर क्या हुआ, एक बार एक भयंकर आंधी आई और वो जो बरगद का पेड़ था वो टूट गया। अब बरगद का पेड़ टूट गया और बच्चे भी बड़े हो गए, और आने वाली ये जो नई पीढ़ी आई है, ये लोग झूला झूलते ही नहीं है, तो लोग मेले में जाके झूला झूलने लगे हैं। तो इस बरगद का काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया, लोग इतना महत्व नहीं देते हैं। ये हमने कैसे बताया, क्योंकि ये हमारी स्मृति अर्थात हमारी याददाश्त में शामिल था, तो हमने बता दिया, ठीक। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। सवाल हमारा क्या था कि अभी से बहुत पहले क्या हुआ होगा, ये हम कैसे जानेंगे। क्वेश्चन ये है कि जब एक लंबा समय टाइम पीरियड निकल जाता है, तब कैसे मालूम पड़ेगा कि 100 साल पहले क्या हुआ था, 200 साल पहले क्या हुआ था, जब हम थे ही नहीं, तो वो स्मृति कैसे मालूम पड़ेगी, है ना। तो उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो अतीत होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। मतलब जो अतीत हुआ है, जो बीत गया, अतीत का मतलब क्या होता है, जो बीता, अर्थात हमारा पास्ट, मतलब अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। किसके बारे में, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, लेकिन कैसे, जैसे क्या लोग खाते थे, ठीक, आज से 200 साल पहले लोग क्या खाते थे, 300 साल पहले लोग क्या खाते थे, है ना, और कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों
आखेटक का मतलब जो शिकारी लोग होते थे, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों और शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, फिर वैज्ञानिकों के जीवन में जानकारियाँ क्या करते हैं, हासिल कर सकते हैं, मतलब इकट्ठी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यही नहीं कि हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाया करते थे, है ना। अब हमने देखा, जब हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुनने को मिला, जब हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुनने को मिला, तो हमने क्या पाया, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। वहाँ पर पक्के मकान हुआ करते थे, अच्छी क्या नाम, उनका जो नाली वाला जो सिस्टम था, पानी वाला ड्रेनेज सिस्टम जो भी था, वो कैसा था, बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ था। ठीक, वर्ण व्यवस्था थी, क्या क्या चीज़ें थी, किस पे डिपेंड था, कि व्यापार होता था, कि शिकार होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कैसे जानी, हमारे अतीत जो थे, जो हमें साक्ष्य मिले, उन्हीं से तो जाना। तो किस किस तरह की चीज़ें मिलती हैं उनसे हम जानते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं कि मतलब उस समय क्या क्या हुआ करता था। तो पहले हम देखें कि लोग कहाँ रहते थे। बहुत समय पहले अगर बात करें कि लोग कहाँ रहते थे, तो इसमें है, आप क्या करो, नर्मदा नदी का पता लगाओ। ठीक है, पेज नंबर 2 पे भी नर्मदा नदी हम बताएंगे। मतलब क्या था, कई लाख वर्ष पहले से क्या हो रहा था, लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। किसकी, नर्मदा नदी के तट पर लोग जो है कई साल से रह रहे हैं। और क्या था, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, मतलब संग्रह करने वाले थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब जो जंगलों में चीज़ें मिलती थी उनको एकत्र कर लेते थे, उनके बारे में जानते थे, और क्या करते थे, अपने भोजन के लिए भी जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह कर लिया करते। जंगलों से जो चीज़ें मिलती थी उनको संग्रह करके रख लेते थे। बरसात के दिनों में या जब कहीं नहीं जा सकते हैं, पूरे साल का मतलब जो राशन था, जो जो खाते थे उनका अपना एकत्र मतलब संग्रह करके रखते थे। और क्या करते थे, वे जानवरों का आखेट करते थे, मतलब शिकार करते थे जानवरों का। ठीक, तो अब इसमें क्या, हमने कहा था नर्मदा नदी को जानना है, लेकिन अब इसमें पहले ये देख लें। अब क्या है, तो इसमें दिया क्या है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसमें कौन कौन सी उत्तर पश्चिम की जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, सुलेमान और किरथर, उनके बारे में भी हम देखेंगे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या किया था, गेहूँ तथा जौ की फसलों को उगाया होगा। ठीक, मतलब उपजाना क्या किया, आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग क्या करते थे, गांव में रहते थे। देखो कहाँ की बात हो रही, उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर पहाड़ियों का के बारे में ये चीज़ बताई गई है कि लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले ये किया था। अब क्या, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अभी इनको भी देखेंगे मैप में ना। तो ये क्या था, ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था। तो कृषि का विकास कहाँ हुआ था, उत्तर पूर्व में मतलब गारो नामक जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, और विंध्य की पहाड़ियों में, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो सबसे पहले अगर चावल उपजाया गया तो कौन सी पहाड़ियों में उपजाया गया भैया, हमारी गारो और विंध्य की पहाड़ियों में उपजाया गया। ठीक है, और गेहूं और जौ की फसलों को जब उपजाया गया तो कहाँ, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में उपजाया गया। वो हम अभी मैप में देखने वाले हैं। ठीक, तो इसमें देखो, हमने सबसे पहले हमें क्या, कृष्णा, दक्कन, तुंगभद्रा, पेनार, कावेरी, पूर्वी घाट। यार गारो की खाड़ियाँ कहाँ हैं, गारो पहाड़ियाँ मिल गई। देखो हमें क्या क्या देखने को मिला इसमें, हमें सुलेमान की पहाड़ियाँ मिली, किरथर की पहाड़ियाँ मिली, ठीक है, विंध्य की पहाड़ियाँ मिली, और कौन सी मिली, गारो की पहाड़ियाँ मिली। ठीक, ये वाला जो क्षेत्र था, कहाँ, यहाँ पर चावल उपजाया गया था। यहाँ पर क्या था, हमारा जौ और गेहूं का उपज हुआ था सबसे पहले। और एक क्षेत्र आता था जो हमारा कौन सा क्षेत्र था, नर्मदा क्षेत्र था। तो हमारा नर्मदा क्षेत्र ये रहा, हमारा नर्मदा क्षेत्र। ठीक, ये नर्मदा नदी के किनारे लोगों ने रहना आरंभ किया था, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब हम किसको देखने वाले हैं, आगे वाले पेज पे जाते हैं। क्या दिया गया, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो यहाँ पे कहीं मैप दिया जाएगा जिसमें हमें क्या पता लगाना होगा, इसी मैप में कि नदियों के बारे में पता लगाना होगा, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का काम करना है। ठीक, चलो ये बात की बात है, देखा जाएगा, क्योंकि अभी हम इसको नहीं करने वाले हैं। हमारा मेन फोकस क्या है, मानचित्र पर हमें जो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैप लेना हो आप लोग कर सकते हो। सहायक नदियाँ, उनकी तथा सहायक नदियाँ होती क्या हैं, क्वेश्चन आता है, सहायक नदियाँ क्या होती हैं। तो सहायक जो नदियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर
जो थे वो क्या हुए, फूले फले, मतलब बसे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। जब हम मैप देखेंगे तो उसमें गंगा नदी और सोन नदी दोनों नदियां हमें देखने को मिलती हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से जाना जाता था। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास क्या था, मगध साम्राज्य बस चुका था। ठीक है, और क्या था, इसके शासक बहुत ही कैसे थे, शक्तिशाली थे, और उन्होंने क्या किया था, एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हमें देखने को मिलती है जो की गई थी। अच्छा, जो मगध साम्राज्य था, है ना, इसी पे तो चंद्रगुप्त ने अपना आधिपत्य जमाया था चाणक्य की सहायता से। चलो भाई, लंबी कहानी, अभी आएगा तब उसको जानेंगे। लोगों ने सदैव क्या किया, उपमहाद्वीपों के एक हिस्से को दूसरे हिस्से तक की यात्रा की है। लोगों ने एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी। क्यों हुआ, क्योंकि ये जो यात्रा थी उनके लिए महत्वपूर्ण थी और असंभव नहीं थी, वो कर लेते थे। अतः कभी कभी लोग क्या करते थे, काम की तलाश में तो कभी प्रकृति आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। मतलब कभी क्या हुआ, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो उनके पास जो सोर्स थे खाने पीने के, कमाने के, वो वहाँ पे सब ख़त्म हो गए। तो उन्होंने क्या किया, पलायन कर लिया, एक जगह से दूसरी जगह गए। ठीक है, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। मतलब एक राजा दूसरे राजा के राज्य पर आक्रमण करता था और युद्ध करके उसके राज्य पर अपना आधिपत्य बना लेता था। ठीक, अपना शिकंजा कस लेता था, जिससे उसके राज्य से जो टैक्स मिले वो अपने भोग विलास में उसे यूज कर सके, अपने राज्य के लिए उसे लगा सके, या जब उसके आधिपत्य में जो राज आ गया उस पर भी कुछ खर्च कर सके, मतलब अपनी सत्ता में मिला सके। ये काम करता था, इसलिए क्या करता था, लोग आने जाने का काम हुआ करता था। इसके अतिरिक्त व्यापार भी होता था। काफिले में तो कभी जहाज़ों में तो मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग क्या करते थे, जाते रहते थे। ठीक, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग क्या करते थे, नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए क्या करते थे, मतलब जो नए स्थानों को जाने, घुमक्कड़ टाइप के जो लोग होते थे, उन्होंने क्या किया, उत्सुकता बस की मतलब यात्रा कर लिया करते थे। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का क्या मिल रहा था, अवसर मिला। अच्छा, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, क्वेश्चन हमारा है। पहले लोग क्या करते थे, लोग यात्राएं करते थे जिस तरह जो लोगों की ख्वाहिशें पहले थी, ख्वाहिशें आज भी वही हैं। ठीक है, जो ख्वाहिशें पहले थी, ख्वाहिशें आज भी वही हैं कि यात्रा क्यों करना, घूमने के परिपथ से, ठीक है, व्यापार के परिपथ से, रुपए कमाने के, व्यापार का मतलब रुपए कमाना, सीधी सी बात है। ठीक, अब कोई व्यक्ति बहुत ही गरीब है, उसके पास उसे काम नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा, गांव से शहर की ओर आएगा, यात्रा करेगा ना। जब वो यात्रा करेगा तो भैया सीधी सी बात है, अपने विचारों को एक दूसरे लोगों से भी सहमत करेगा, तो एक क्या होगा, एक दूसरे के विचारों को लोग जानेंगे। ठीक है, जिस तरह लोग पहले यात्रा करते थे वही रीजन है कि हम लोग आज भी उन्हीं रीजनों की वजह से भी यात्रा कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले यात्रा जो हुआ करती थी थोड़ी कठिनाई भरी हुआ करती थी और अधिक समय लगा करता था यात्राओं में। लेकिन अब उतना समय नहीं लगता है, क्योंकि पहले क्या नहीं था, पहले रेल नहीं थी, मतलब ट्रेन नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी। ठीक है, पहले हवाई जहाज़ वगैरह जो होते हैं वो नहीं थे, जहाज़ नहीं थे। तो पहले लोग क्या करते थे, घोड़ा से या बैलगाड़ियों से काफ़ी यात्रा करते थे, या अत्यधिक पैदल चला करते थे। तो उन्हें यात्राओं में ज़्यादा समय लगता था और संकट का भी सामना करना पड़ता था। और जो वो सामान लाया ले जाया करते थे वो भी कम मात्रा में लाना और ले जाना कर पाते थे। मगर अब क्या है, अब आधुनिक युग में मनुष्य क्या कर रहा है, जितना सामान चाहे उतना सामान क्या कर सकता है, इधर उधर ला सकता है अपने व्यापार के लिए। ठीक, तो अब क्या हुआ, सुगम हो गई है, लेकिन रीज़न वही है। मानचित्र को देखना है, पहाड़ियों को देखना है, देखेंगे। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्रकृति सीमा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। ठीक, उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को क्या किया, समृद्ध किया। लोगों ने उसके बारे में जाना। कई सौ
वर्ष से लोग क्या करते थे, पत्थर तराशने और क्या कर रहे थे, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीक़ों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे कि भैया आप खाना कैसे बनाते हो, आप खाना कैसे बनाते हो। आपने अगर कभी वार्तालाप सुनी हो महिलाओं की, ध्यान से समझना, रसोई की बात बता रहा हूँ, महिलाओं की वार्तालाप सुनी हो तो वो कहती हैं कि देखो हमने आज इस मसाले का प्रयोग किया, सब्ज़ी अच्छी बनी। कोई कहता है नहीं सादा भोजन अच्छा भोजन, कोई कहता नहीं मसालों का यूज़ होना चाहिए। तो देखो फिर कहते हैं कि देखो भैया हम तो अपना खाना इस तरह से पकाते हैं। वो कहते हैं नहीं मैं तो डायरेक्ट सब एक ही बार में नॉर्मल लगा देता हूँ, बन वही जाती है। सॉरी, मतलब क्या है, उनका जो पकाने का प्रोसेस है वो सबका कुछ ना कुछ अलग अलग रहता है, अपने अपने तरीके को फॉलो करना, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे जितने लोग भी भोजन बनाते हैं सबका स्वाद कैसा होता है, अलग अलग होता है। चीज़ें तो वही है ना, ठीक। अब बात आती है क्या कि देश के नाम, देश के नाम, देश के नाम। अब क्या है देश के नाम, इन्हें देखना है। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं ना। तो इंडिया शब्द जो है किससे निकला, इंडस से निकला। बात को समझना, ये चीज़ नोट करने वाली है। इंडिया शब्द किससे निकला, इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाना है, लग जाएगा एटलस देखने से, कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने क्या किया था, सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा था, इंडिया कहा था। किसने कहा था, यूनानियों ने और ईरानियों ने। किसने कहा था, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों और ईरानियों ने ऐसा कहा था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बात समझ में आई। अतीत के बारे में कैसे जानें, बात यही आई थी ना। तो क्या होता, पांडुलिपि होती थी, ठीक है। क्या होती थी, पांडुलिपि होती थी। ये रही हमारी क्या, पांडुलिपि। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम किसको जानेंगे, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त करते हैं। कितने तरह से प्राप्त करते हैं, मतलब बहुत सारे सोर्स हैं जिनसे हम अतीत के बारे में जानते हैं। इनमें से एक तरीका क्या है, लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। जो पुस्तकें लिखी गई हैं अतीत के बारे में, उनको हम लोग क्या करें, ढूंढ लें और उन पुस्तकों को पढ़ें और उनमें जो जानकारी दी गई है उनसे हम क्या करें, अतीत को जान लें। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं, पांडुलिपि कही जाती हैं, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द जो है वो मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ है, से निकला है। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर क्या होती थी, लिखी मिलती हैं। मतलब पहले लोग जो थे भोजपत्र या ताड़पत्रों पर लिख देते थे, उसी पर लिखी हुई मिलती हैं। देखो पांडुलिपि जो है लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भूर्ज के पेड़ की छाल जो थी, ऐसी मतलब छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। देखो हम लोग पांडुलिपि को देखने वाले हैं। ये क्या है, ये हमारा जो दृश्य है, किसका दृश्य है, ये हमारा पांडुलिपि है। क्या है हमारी, ये पांडुलिपि है, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। ताड़पत्रों से या भूज के पत्रों, मतलब जिसे हम भोजपत्र कहते हैं, उस पर आराम से लिखी जाती थी, ठीक है। तो पांडुलिपियों से हमें क्या मिलता है, हमारे अतीत के बारे में जानने को मिलता है। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ भी आज उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ जो हैं मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं, यहाँ पे रखी हुई हैं। इन पुस्तकों में क्या है, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार की विषयों की क्या मिलती है, चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में ऐसे लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भी हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे, ठीक है। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। किसका, हम जो हैं अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे लेख जो किस पे लिखे जाते हैं, पत्थर जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, ठीक। अभिलेख जो एक ऐसे
उत्कीर्ण मतलब उनको बनाया गया ऐसे कठोर स्तर से, पत्थर पे कुछ लिखवा देना। तो पत्थर पे जब आपने लिखवा दिया वो आपका कैसा हो गया, परमानेंट हो गया। जब तक पत्थर है वो चीज़ लिखी रहेगी। तो पत्थर पे हमने क्या करवा दिया, उत्कीर्ण करवा दिया, अक्षर जो भी लिखवाना था वो लिखवा दिया। तो अभिलेख कहलाए थे। ठीक है, अभिलेखों का काम अशोक ने ज़्यादा किया था। फिलहाल अभी इधर आते हैं। कभी कभी क्या था, शासक व अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, प्रायः शासक क्या करते थे, लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा अपना रखा करते कि हमने कितनी लड़ाइयाँ जीती हैं, इनके बारे में वो उत्कीर्ण करवा लेते थे अभिलेखों में, जिससे आने वाले समय में लोग उन्हें पढ़ सकें। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी ऐसी अन्य वस्तुएं भी बनी हैं और जो प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या होता था, पुरातत्वविद होता था। क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का क्या करता है, अध्ययन करता है, उनके बारे में जानता है, उनका अध्ययन करता है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों के बारे में जानते हैं और क्या करते थे, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई के कार्य भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। ऐसे जो तत्व होते हैं जल्दी ना तो नष्ट होते हैं और ना ही जल्दी से मिट जाते हैं, मतलब कठोर होते हैं, इसलिए वो बने रहते हैं। पुरातत्व देखो ये है, ये क्या था, अभिलेख था। ये पुरानी चीज़ें हैं जो मौजूद हैं। पांडुलिपि जो थी, अभिलेखों पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहास प्रायः क्या करते हैं, स्रोत शब्द का प्रयोग करें। मतलब ये क्या हमारे स्रोत होते थे जिनसे हम अतीत के बारे में जानते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद जासूसों की तरह इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं।